नहीं आता। सरकार का काम देरी में होता है। हाँ, अगर ताली को बता देते वो डंडो बना ये देता। कुर्सियाँ ठीक कर लो, अब इसमें आ ही जाएगा थोड़ी, कोई सही से कर लो इन्हें कुर्सियों को। हाँ, कुर्सियाँ ठीक से कर लेते। ठीक से कर लो। अनुराग ये पीछे डाल दो, इसे उठा के बाहर गैप में, ये वाली भी डाल दो गैप में पीछे डालो, पीछे डाल दिए इधर क्या ये दोनों इनके पीछे डाल दो। जैसा कि यही करें, हाँ दे दो यही करें, वो वाली हटाते हैं। ये वाली भी अनुराग हटा दो, पीछे कर दो ये वाली। उसे रखना है तो डाल दो, ये वाली खाली वाली डाल दो, ये वाली। चलो सही कर लो, बैठ जाओ। चलो बैठ जाओ। बताओ, अब बात नहीं करेगा कोई, ठीक है? बताओ, लाहौर रक्त की नीति किसने लागू की थी? लाहौर रक्त की नीति बलबन ने लागू की थी। किसने लागू की थी? बलबन ने लागू की थी। क्या थी लाहौर रक्त की नीति? लाहौर रक्त की नीति में इसमें जो भी विद्रोह करेगा लाहौर बलबन का, उसका जो है काट डालो, उसकी हत्या कर दी जाएगी और बीवी बच्चों को गुलाम बना लिया जाएगा। ये थी लाहौर रक्त की नीति, ठीक है? अगला क्वेश्चन बताओ, राजत्व का सिद्धांत क्या था? मैंने बताया था, राजत्व के सिद्धांत के अनुसार बलबन ही सर्वश्रेष्ठ है। कौन सर्वश्रेष्ठ है? सुल्तान ही सर्वश्रेष्ठ है। पृथ्वी पर पैगंबर के बाद उसका दूसरा स्थान है। बताया था नहीं बताया था? पृथ्वी पर पैगंबर के बाद उसका दूसरा स्थान है। उसे क्या कहा जाएगा? जिल्ले इलाही कहा जाएगा। जिल्ले इलाही, जी सर। जिल्ले इलाही बताया था नहीं बताया था? ईश्वर की छाया, यही तो था। अच्छा चलो देखो, उसके अगले से बता रहे हैं। तो मैंने राजत्व का सिद्धांत बता दिया था। अब ध्यान दोगे, देखो जो बलबन था, बलबन के दो पुत्र थे। बलबन के कितने पुत्र थे? दो पुत्र थे बलबन के, ठीक है? बलबन के पहले पुत्र का जो बड़ा पुत्र था उसका नाम था शहजादा मोहम्मद खान। शहजादा मोहम्मद खान, ठीक है? ये बड़े पुत्र का नाम था। दूसरा जो पुत्र था उसका नाम था बुगरा खान। क्या नाम था? बुगरा खान, ठीक है? ये दो बलबन के बेटे थे, बलबन के पुत्र थे ये, समझ गए? अब हुआ क्या, ये जो शहजादा मोहम्मद था बलबन के समय में ये दक्षिण का सूबेदार था, दक्षिण में, समझ गए? अब दक्षिण में मंगोलों का आक्रमण हुआ। मंगोलों के आक्रमण ये शहजादा मोहम्मद खान को, ये जो था ये मंगोलों से लड़ते हुए क्या हो गया, इसकी मृत्यु हो जाती है। मंगोलों से लड़ते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है? बलबन क्या करता है, इसका मकबरा दिल्ली में बनवाता है। कहाँ बनवाता है? इसका मकबरा दिल्ली में बनवाता है बलबन। इसका मकबरा कहाँ बनवाएगा? दिल्ली में बनवाएगा, ठीक है? दिल्ली में। और ध्यान दो, इधर क्वेश्चन आएगा, ये शुद्ध इस्लामिक पद्धति में बना भारत का पहला मकबरा होगा। हालांकि मकबरा शैली का जन्मदाता कौन था? इल्तुतमिश था। मकबरा शैली का जन्मदाता कौन था? इल्तुतमिश था। लेकिन ये जो बलबन होगा ये शुद्ध इस्लामिक पद्धति में मकबरा बनवाएगा। शुद्ध इस्लामिक पद्धति का मतलब समझते हो? तुमने इस्लामिक पद्धति की इमारतें बनी हुई देखी होंगी, जैसे मस्जिद देखी होगी, मजार वगैरह देखे होंगे, उन पे गुंबद वगैरह होते हैं, होते नहीं होते हैं? चारों कोनों पे गुंबद होते हैं, बीच में गुंबद होता है। तो ये इस्लामिक पद्धति है नहीं है? तो यानी कि पहली बार शुद्ध इस्लामिक पद्धति में भारत में कोई मकबरा बनेगा तो वो शहजादा मोहम्मद का मकबरा होगा। किसका होगा? शहजादा मोहम्मद का मकबरा होगा। और ये कौन बनवाएगा? बलबन बनवाएगा। बलबन इसका मकबरा बनवाएगा जो शुद्ध इस्लामिक पद्धति में बना। शुद्ध इस्लामिक पद्धति में बना, इस्लामिक पद्धति में बना, पद्धति में बना भारत का पहला मकबरा था। भारत का पहला मकबरा, पहला मकबरा शुद्ध इस्लामिक पद्धति में बना भारत का पहला मकबरा था। और बलबन क्या करेगा? इसे शहीद की उपाधि देगा। कौन सी उपाधि देगा? शहीद की उपाधि देगा, ठीक है? बलबन का ये सबसे प्रिय पुत्र होगा। बलबन इससे बहुत प्रेम करता था, ठीक है? तो इसकी मृत्यु का सदमा बलबन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और पुत्र वियोग के कारण 1287 ईस्वी में बलबन की भी मृत्यु हो जाएगी। 1287 में बलबन की भी मृत्यु हो जाएगी पुत्र वियोग के कारण।
अब देखो बलबन के मकबरे की अगर मैं बात करूं, बलबन का मकबरा कहाँ है? तो बलबन का मकबरा जो था, बलबन ने अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बनवा दिया था। जीवन काल में ही, मतलब एक जगह फिक्स करके उस पर इमारत बनवा दी थी, बिल्डिंग बनवा दी थी उसने। बोल दिया बलबन ने कि जब मेरी मृत्यु हो तो मुझे यहीं दफनाया जाए। अपने जीवन काल में ही जगह निश्चित कर दी और उस पर इमारत बनवा दी। और बलबन उसे क्या कहता था? दारुल अमन कह के पुकारता था। क्या कह के पुकारता था? दारुल अमन। दारुल अमन का मतलब होता है इंसाफ का दरवाजा। इंसाफ का दरवाजा, इंसाफ का दरवाजा, इंसाफ का दरवाजा, ठीक है। तो बलबन ने अपना मकबरा अपने जीवन काल में ही दिल्ली में बनवा दिया था। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास मेहरौली में, ठीक है, कुतुब कॉम्प्लेक्स है, वहां पे बनवाया था। अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बनवा दिया था और बलबन उसे दारुल अमन कह के पुकारता था। दारुल अमन का मतलब होता है इंसाफ का दरवाजा। अब देखो बलबन की मृत्यु हो गई 1287 में। बलबन की मृत्यु के बाद इसका पौत्र, इसका पौत्र यानी कि इसके बेटे का बेटा, पौत्र नाती को तो बोलते हैं। तो बलबन का पौत्र जिसका नाम था कैकूबाद, क्या नाम था? कैकूबाद शासक बना। कैकूबाद, ये कैकूबाद शासक बनेगा, ठीक है। बलबन की मृत्यु के बाद कैकूबाद गद्दी पर बैठेगा दिल्ली। ये किसका पुत्र था? शाहजादा किसका? महमूद का पुत्र था। बलबन का एक बेटा और होगा कोई, ठीक है। गुमनाम नहीं, ये भी बेटा था एक और महमूद, ठीक है। ये एक और समझ गए? अब ध्यान दो, देखो अब हुआ क्या। ये कैकूबाद जैसे ही गद्दी पर बैठा तो कैकूबाद गद्दी पे बैठने के बाद ये क्या करेगा? किलोखरी का महल बनवाएगा। कौन सा महल बनवाएगा? किलोखरी का महल। किलोखरी का महल, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ। किलोखरी के महल का निर्माण दिल्ली में किसने कराया? तो कैकूबाद ने। कैकूबाद के यहाँ पर इसका नायब ए मुमालिक होगा। एक नायब ए मुमालिक, नायब ए मुमालिक। और नायब ए मुमालिक कौन होगा? तो वो होगा फिरोज खिलजी। कौन होगा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कौन होगा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। नायब ए मुमालिक का मतलब समझ रहे हो? सेनापति समझ लो, समझ गए? ये फिरोज खिलजी इसका नायब ए मुमालिक होगा, समझ गए? ध्यान दो इधर। अब होगा क्या? कैकूबाद को लकवा मार जाएगा। लकवा का मतलब जानते हो? फालिस बोलते हैं। मतलब इसमें क्या होता है? शरीर के किसी भी पार्ट में ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है। अगर देखो ध्यान दो इधर, जैसे हमारी जो बॉडी है वो ब्लड सर्कुलेशन पर ही काम करती है। अगर किसी भी अंग में, किसी भी पार्ट में शरीर के ब्लड सर्कुलेशन होना बंद हो जाए तो वो पार्ट काम करना बंद कर देता है। उसी को कहते हैं लकवा मार जाना। जैसे अगर हमारा ये हाथ चल रहा है तो या हाँ, जो भी जैसे पूरे बॉडी हमारी मूवमेंट कर रही है तो वो ब्लड सर्कुलेशन की वजह से कर रही है, ठीक है। नसों में खून दौड़ रहा है इसलिए कर रही है। जिस भी शरीर के जिस पार्ट में भी खून जाना बंद हो जाएगा, दौड़ना बंद हो जाएगा खून, तो वो पार्ट काम करना बंद कर देगा। इसी को लकवा या फालिस बोलते हैं, ठीक है। गांव की भाषा में उसे फालिस बोल देते हैं, वैसे उसे लकवा मार जाना बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि इस कैकूबाद को लकवा मार गया। क्या मार गया? लकवा। और लकवा मार जाने से क्या हुआ? कैकूबाद की मृत्यु हो गई, समझ गए? कैकूबाद की मृत्यु के पश्चात कैकूबाद का एक पुत्र था, अवयस्क पुत्र, जिसका नाम था शमसुद्दीन कैमूअर्स। क्या नाम था? शमसुद्दीन कैमूअर्स। कैकूबाद का एक अवयस्क पुत्र था जिसका नाम था शमसुद्दीन कैमूअर्स, ठीक है। ये गद्दी पर बैठा। कैकूबाद की मृत्यु के बाद अगला शासक बना शमसुद्दीन कैमूअर्स, समझ गए? अब हुआ क्या? शमसुद्दीन कैमूअर्स था बच्चा, छोटा सा, 8 साल की आयु में लगभग गद्दी पर बैठा था। हाँ, वयस्क पुत्र था इसका। तो शमसुद्दीन कैमूअर्स की हत्या कर देगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 में इसकी हत्या कर देगा। और इसकी हत्या करने के बाद दिल्ली पर खिलजी वंश की स्थापना हो जाएगी। इसकी स्थापना हो जाएगी।
तो ऐसे करके गुलाम वंश का पतन होगा और गुलाम वंश के पतन के पश्चात अगला वंश कौन सा उदय होगा, तो वो खिलजी वंश होगा। यहीं से क्वेश्चन और पूछा जाएगा, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, शमसुद्दीन कैमूर। शमसुद्दीन कैमूर। शमसुद्दीन कैमूर से पहले कौन था, कैकूबाद। कैकूबाद से पहले कौन था, बलबन। और बलबन से पहले कौन था, नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद से पहले कौन था, अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह ही तो था। और अलाउद्दीन मसूद शाह से पहले मोइजुद्दीन बहराम शाह। मोइजुद्दीन बहराम शाह से पहले रजिया। रजिया से पहले कौन था, रुकनुद्दीन फिरोज। और रुकनुद्दीन फिरोज से पहले कौन था, इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश से पहले ऐबक। और ऐबक ऐबक नहीं तो गुलाम वंश की स्थापना। तो ये शासकों का क्रम था। ऐबक से पहले मोहम्मद गौरी, और गौरी से पहले कौन आया, गजनबी। गजनबी से पहले मोहम्मद बिन कासिम आया। तो ऐसे करके सारे शासक याद होने चाहिए तुम क्रम से, हैं? याद नहीं है। देखो चलो लिखो, अच्छा पहले इतना लिखो तभी अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये आज खत्म हो जाएगा। बोले आईडी कितनी डालनी है, वहीं से लिखो, नई लाइन से बोले लिखो। बोले लिखो, बलबन के सबसे बड़े पुत्र का नाम शहजादा। बलबन के सबसे बड़े पुत्र का नाम शहजादा मोहम्मद था। शहजादा मोहम्मद खान था। शहजादा मोहम्मद खान था। शहजादा मोहम्मद खान था, जिसे बलबन ने पश्चिमी क्षेत्र का सूबेदार नियुक्त किया था। जिसे बलबन ने पश्चिमी क्षेत्र का सूबेदार नियुक्त किया था। जिसे बलबन ने पश्चिमी क्षेत्र का सूबेदार नियुक्त किया था। पश्चिमी क्षेत्र का सूबेदार नियुक्त किया था। 1286 ईस्वी में 1286 ईस्वी में इस पर तैमूर लंग ने आक्रमण किया। तैमूर लंग ने आक्रमण किया। इधर देख के लिख लेना। 1286 ईस्वी में इस पर तैमूर लंग ने आक्रमण किया। तैमूर लंग ने आक्रमण किया और इसकी हत्या कर दी। 1286 ईस्वी में इस पर तैमूर लंग ने आक्रमण किया और इसकी हत्या कर दी। और इसकी हत्या कर दी। और इसकी हत्या कर दी। देख लिया। इसकी याद में बलबन ने दिल्ली में इसके मकबरे का कराया। दिल्ली में इसके मकबरे का निर्माण कराया, जो शुद्ध इस्लामिक पद्धति में बना भारत का पहला मकबरा था। जो शुद्ध इस्लामिक पद्धति में बना भारत का पहला मकबरा था। जो शुद्ध इस्लामिक पद्धति में बना भारत का पहला मकबरा था। भारत का पहला मकबरा था। बलबन ने इसे शहीद की उपाधि दी। बलबन ने इसे शहीद की उपाधि दी। बलबन ने इसे शहीद की उपाधि दी। शहीद की उपाधि दी। पुत्र वियोग के कारण 1287 ईस्वी में, देखो पुत्र वियोग के कारण
पुत्र वियोग के कारण 1287 ईस्वी में 1287 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो गई। बलबन की मृत्यु हो गई। अब डालो हेडिंग बलबन का मकबरा। डालो हेडिंग बलबन का मकबरा। बलबन की मृत्यु हो गई, हेडिंग डालो बलबन का मकबरा। बलबन का मकबरा डाल दिया हेडिंग और लिखो डैश करके। बलबन ने अपने जीवन काल में ही बलबन ने अपने जीवन काल में ही अपने मकबरे का निर्माण बलबन ने अपने जीवन काल में ही बलबन ने अपने जीवन काल में ही अपने मकबरे का निर्माण अपने मकबरे का निर्माण अपने मकबरे का निर्माण दिल्ली महरौली महरौली एक स्थान है दिल्ली में। दिल्ली महरौली में कुतुब मीनार के निकट कराया। दिल्ली महरौली में कुतुब मीनार के निकट कराया। दिल्ली महरौली में कुतुब मीनार के निकट कराया। बलबन इसे दारुल अमन, ये लिखा है, बलबन इसे दारुल अमन ब्रैकेट में कर दो इंसाफ का दरवाजा। बलबन इसे दारुल अमन ब्रैकेट में कर दो इंसाफ का दरवाजा, ब्रैकेट बंद कर दो, कहकर पुकारता था, कहकर पुकारता था, कहकर पुकारता था। चलो नई लाइन से लिखो। बलबन की मृत्यु के पश्चात, नई लाइन से लिखो। बलबन की मृत्यु के पश्चात, बलबन की मृत्यु के पश्चात इसका पौत्र कैकूबाद शासक बना। इसका पौत्र कैकूबाद शासक बना। इसका पौत्र कैकूबाद शासक बना, शासक बना। इसने दिल्ली में किलोखरी के महल का निर्माण कराया। इसने दिल्ली में किलोखरी के महल का निर्माण कराया। किलोखरी के महल का निर्माण कराया। दिल्ली में किलोखरी के महल का निर्माण कराया तथा इसके यहाँ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसके यहाँ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी नायब ए मुमालिक के पद पर नियुक्त था। इसके यहाँ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी नायब ए मुमालिक, ये लिखा हुआ है, नायब ए मुमालिक के पद पर नियुक्त था। कैकूबाद को लिखो नई लाइन से जल्दी। कैकूबाद को लकवा मार जाने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। कैकूबाद को लकवा मार जाने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु हो गई। कैकूबाद को लकवा मार जाने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात इसका अवयस्क पुत्र, इसके पश्चात इसका अवयस्क पुत्र, इसका अवयस्क पुत्र, ये नाम लिखा हुआ है, शमसुद्दीन कैमुअर्स गद्दी पर बैठा। इसका अवयस्क पुत्र शमसुद्दीन कैमुअर्स गद्दी पर बैठा। शमसुद्दीन कैमुअर्स गद्दी पर बैठा।
इसकी हत्या 1290 ईस्वी में, इसकी हत्या 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा कर दी गई। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा कर दी गई। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा कर दी गई। और इस प्रकार गुलाम वंश का अंत हो गया। इस प्रकार गुलाम वंश का अंत हो गया। गुलाम वंश का अंत हो गया। गुलाम वंश का अंतिम शासक कैमुअर्स था, यही था शमसुद्दीन कैमुअर्स, ठीक है। गुलाम वंश का अंतिम शासक कैमुअर्स था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कैमुअर्स था, ठीक। ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट गुलाम वंश। अब डाल दो अगला टॉपिक खिलजी वंश। खिलजी वंश पढ़ेंगे अब। खिलजी वंश पढ़ेंगे अब। खिलजी वंश 1290 से कब तक रहेगा खिलजी वंश? 1320 तक। क्यों? 30 साल तक सबसे कम शासन करने वाला राजवंश होगा खिलजी वंश। बताया था क्यों? मात्र 30 वर्ष तक शासन होगा खिलजी वंश का। 30 वर्ष तक शासन रहेगा खिलजी वंश का, ठीक है। चलो देखो इधर ध्यान दो। डालो एडिंग खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक शासन किसका रहेगा? खिलजी वंश का। तो अभी हम तुम्हें बता चुके हैं कि खिलजी वंश की स्थापना कैसे हुई। क्यों बताओ, खिलजी वंश की स्थापना कैसे हुई? खिलजी वंश की स्थापना कैसे हुई? सर की हत्या करने के बाद कैमुअर्स की हत्या की थी। कैमुअर्स गुलाम वंश का एक शासक था। और मैंने तुम्हें बताया था, ये जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, ये कैकुबाद के यहाँ नायब मुमालिक के पद पर नियुक्त था। सेनापति समझ लो इसे, सेनापति था। तो इसके पास शक्ति थी। इसने देखा कि एक बच्चा गद्दी पर बैठा हुआ है, मौका पाके उसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद साम्राज्य को हत्या लिया इसने। और ऐसे करके दिल्ली में खिलजी वंश की नींव डाल दी। अब ध्यान दो, देखो ये खिलजी थे कौन? तो अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान में एक नदी बहती है जिसका नाम है हेलमंद नदी। क्या नाम है? हेलमंद नदी। कौन सी नदी? हेलमंद नदी। अफगानिस्तान में एक नदी बहती है जिस नदी का नाम है हेलमंद नदी। इस हेलमंद नदी के तट पर एक जनजाति रहती थी जिसका नाम था खिलजा। जनजाति रहती थी, क्या? जनजाति रहती थी जिसका नाम था खिलजा। खिलजा जनजाति रहती थी। कौन सी जनजाति रहती थी? खिलजा। खिलजा जनजाति रहती थी, ठीक है। और इसी से खिलजी वंश का उदय हुआ। इसी से किसका उदय हुआ? खिलजी वंश का। क्योंकि ये जो खिलजा जनजाति के लोग स्वयं को खिलजी कहलवाते थे। क्या कहलवाते थे? खिलजी कहलवाते थे। खिलजी वंश का उदय हुआ। समझ आया? तो याद रखना खिलजी कैसे आए। तो अफगानिस्तान में कौन सी नदी बहती थी? हेलमंद नदी। हेलमंद नदी के तट पर एक जनजाति रहती थी जिसका नाम था खिलजा। क्या नाम था? खिलजा। और ये खिलजा जनजाति के लोग स्वयं को क्या कहलवाते थे? खिलजी कहलवाते थे। और यहीं से खिलजी वंश का उदय हुआ। चलो लिखो सर, ये और समझाएगा, और समझाएगा अगले पेज पे और समझाए। पूरा समझा दूं फिरोज खिलजी के बारे में बताओ। चलो देखो, ध्यान दो, बात बंद करो। देखो हुआ क्या, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी गद्दी पर जैसे ही बैठेगा,
तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी भी अत्यधिक बूढ़ा शासक था, समझ गए। अत्यधिक बूढ़ा होने के कारण ये फिरोज खिलजी भी क्या करेगा, दूसरों को प्रसन्न करने की नीति पर शासन करेगा। ये युद्ध लड़ने से बचेगा, क्या किससे बचेगा, युद्ध लड़ने से बचेगा फिरोज खिलजी, ठीक है। दूसरों को प्रसन्न करने की नीति पर शासन करेगा, मतलब इसकी जो शासन नीति होगी वो लचीली होगी, कठोर नहीं होगी, समझ गए। गद्दी पर बैठने के बाद सबसे पहला काम क्या करेगा, ये जो उलेमा वर्ग था, बताया अभी तुम्हें, इधर ध्यान दे लो, क्या बता रही हूँ उसे, क्यों उनका बर्थडे है, किसका बर्थडे है, सर लाइब्रेरी के बारे में बता रहे हैं? हैं। सर बर्थडे हमारा नहीं होता, जिसके फूड वाले होते हैं। चलो देखो बात उतर, इधर ध्यान दो। तो मैंने बताया जैसे ही फिरोज खिलजी गद्दी पर बैठा, जैसे ही किसका है बर्थडे, पार्टी के लिए अब निकल गए। चलो कोई ना, बात बंद करो, ध्यान दो, ठीक है। पार्टी कर लेना बाद में, ठीक है, न्यू ईयर की पार्टी बाद में कर लेना, ठीक है, पहले पढ़ लो, सही है। चलो ध्यान दो, इधर बात बंद करो। तो मैंने बताया ये दूसरों को प्रसन्न करने की नीति पर शासन करेगा, युद्ध लड़ने से बचेगा, लेकिन ये कुछ कार्य ऐसे करेगा जिससे इसे युद्ध लड़ने पड़ेंगे। सबसे पहला काम क्या करेगा, ये उलेमा वर्ग के अस्तित्व को समाप्त कर देगा, उलेमा वर्ग के अस्तित्व को, महत्व को खत्म करेगा। क्या करेगा, उलेमा वर्ग के महत्व को कम कर देगा, महत्व को कम कर देगा। जैसे ध्यान दो, देखो साम्राज्य में धर्म से संबंधित कोई भी कार्य होते थे तो उनमें उलेमा की राय ली जाती थी, वो जैसा बोलता था वैसे कार्य होते थे, समझ गए। लेकिन ये फिरोज खिलजी क्या करेगा, उलेमा वर्ग के महत्व को कम करेगा, समझ गए। जब ये उलेमा वर्ग के महत्व को कम करेगा तो अब ईरान में एक उलेमा वर्ग का शासक था, ठीक है, ईरान में एक उलेमा वर्ग का व्यक्ति था, मतलब वो उलेमाओं का प्रमुख था, जिसका नाम था सिद्दी मौला। क्या नाम था, सिद्दी मौला, सिद्दी मौला, ठीक है। जैसे उलेमा वर्ग का अस्तित्व समाप्त होगा तो इन लोगों की सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। तो ये ईरान का एक व्यक्ति होगा जिसका नाम होगा सिद्दी मौला। ये क्या कर देगा, विद्रोह कर देगा, समझ गए। जब सिद्दी मौला विद्रोह करेगा तो फिरोज क्या करेगा, इसके विद्रोह को दबा देगा और इसे हाथी के पैरों के तले को चलवा देगा, सिद्दी मौला को, ताकि कोई अगले विद्रोह ना कर पाए, लोग डर जाएं, समझ गए। तो ऐसे करके सिद्दी मौला के विद्रोह को ये कर देगा समाप्त, कौन, फिरोज खिलजी। अब उसके बाद देखो क्या होगा, उसके बाद इसका जो भतीजा था, भाई फिरोज खिलजी का भतीजा था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था, अलाउद्दीन खिलजी। और एक व्यक्ति और था जिसका नाम था मलिक छज्जू। क्या नाम था, मलिक छज्जू। मलिक छज्जू भी क्या करेगा, मलिक छज्जू भी इसके खिलाफ विद्रोह कर देगा, समझ गए। मलिक छज्जू जो था वो बलबन का संबंधी था, बलबन का रिश्तेदार था, समझ गए। बलबन से सत्ता किसने छीनी, बलबन की मृत्यु के बाद भाई गुलाम वंश का अंत किसने किया, फिरोज खिलजी ने। तो मलिक छज्जू से भी इसका विवाद होगा तो मलिक छज्जू भी इसके खिलाफ विद्रोह कर देगा, ठीक है। मलिक छज्जू जब विद्रोह करेगा तो यह मलिक छज्जू के विद्रोह को भी समाप्त कर देगा, समझ गए। मलिक छज्जू के विद्रोह को भी दबा देगा, क्योंकि मलिक छज्जू बदला लेना चाहेगा, क्योंकि मलिक छज्जू किसका रिश्तेदार था, बलबन का संबंधी था, समझ गए। तो वो इसलिए उसने विद्रोह किया कि मतलब गुलाम वंश का अंत हो गया, क्योंकि वो गुलाम वंश से संबंधित था मलिक छज्जू। तो मलिक छज्जू के विद्रोह को भी ये खत्म कर देगा। मलिक छज्जू के विद्रोह को खत्म करने के बाद अब देखो ये एक अभियान करेगा, समझ गए। और वो अभियान होगा देवगिरी का अभियान। किसका अभियान होगा, देवगिरी का अभियान होगा, ठीक है। देवगिरी के अभियान पर ये अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को भेजेगा, समझ रहे हो। तो ये जो अलाउद्दीन खिलजी होगा, रामचंद्र यादव के विरुद्ध ये अभियान होगा, समझ गए। तो अलाउद्दीन खिलजी को भेजेगा देवगिरी, और देवगिरी में क्या करेगा, अलाउद्दीन खिलजी रामचंद्र यादव को पराजित कर देगा। पराजित करने के बाद, रामचंद्र यादव को पराजित करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी के हाथ बहुत बड़ा धन लगेगा, समझ गए। तो ये क्या करेगा, अलाउद्दीन खिलजी फिरोज खिलजी से बोलेगा
ये आके रुकेगा इलाहाबाद के पास एक स्थान है कड़ा मानिकपुर। कहाँ पर? इलाहाबाद के पास में, इलाहाबाद के पास में एक स्थान है कड़ा मानिकपुर। क्या है? कड़ा मानिकपुर। कड़ा मानिकपुर एक स्थान है। यहाँ पे आके अभियान से जब वापस लौटेगा अलाउद्दीन खिलजी, तो इलाहाबाद के पड़ोस में कड़ा मानिकपुर नामक एक स्थान है, वहां पे आके ये विश्राम करेगा। समझ गए? और यहीं पे ये क्या करेगा, यहीं पे ये अपने चाचा फिरोज खिलजी को बुलाएगा, कहेगा कि आ जाओ चाचा, मेरे पास बहुत अथाह धन लगा है इस अभियान के दौरान, ठीक है, और मैं वो धन तुम्हें देना चाहता हूँ, और बहुत समय से तुमसे मुलाकात भी नहीं हुई। लगभग 1294 में ये अभियान हुआ था और 1296 में वापस आया था ये, ठीक है। कहा बहुत समय से मुलाकात भी नहीं हुई है, ध्यान दो इधर, तो आ जाओ मुलाकात भी कर लेंगे, ठीक है। इसी बीच ये क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा की हत्या का षड्यंत्र बनाता है। समझ गए? चाचा की हत्या का षड्यंत्र बनाता है, उसे लालच देता है कि आ जाओ, मेरे पास बहुत धन लगा है इस अभियान में और मैं वो तुम्हें देना चाहता हूँ। तो चाचा खुश हो जाता है, वो खुशी खुशी सोचता है कि अब भतीजे से मिलने जा रहा हूँ, वो बहुत सारा धन देगा मुझे। तो ये कड़ा मानिकपुर आ जाता है। इधर अलाउद्दीन खिलजी इसकी हत्या का प्लान बना लेता है और इसका एक सहयोगी होता है अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी मतलब एक के समझ लो, ये अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। इसका एक सहयोगी होता है। कौन होता है? सहयोगी। और उस सहयोगी का नाम होता है इख्तियारुद्दीन। क्या नाम होता है? इख्तियारुद्दीन। ध्यान दो, इस इख्तियारुद्दीन की सहायता से जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी के पास आता है फिरोज खिलजी, तो कहता आ जाओ चाचा, बहुत दिन से गले नहीं लगे हो, गले लग जाओ। अपने गले लगाता है तो पीछे से इसका जो सहयोगी इख्तियारुद्दीन होता है, वो जहर में बुझा हुआ खंजर उसकी पीठ में मार देता है, और पीठ में खंजर मारने से क्या हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। वो जहर से बुझा हुआ होता है तो बचेगा नहीं किसी कीमत पे। पहले लोग लड़ाइयाँ लड़ते थे तो ऐसे ही करते थे, तीर की नोक को जहर में डुबा लेते थे, तलवार को जहर में, जैसे गरम की तलवार या तीर की नोक, और उसे जहर में डुबाया तो उससे क्या होता है, उसमें जहर मिल जाता है लोहे में, ठीक है। ये ऐसा इसलिए करते थे ताकि अगर वार करें तो वार अगर गलत भी पड़ जाए तो भी व्यक्ति बचे ना, उसके शरीर में कट जाए, वो जहर से मर जाए, है नहीं। तो इसीलिए जहर में बुझाते थे हथियारों को लड़ने से पहले, युद्ध लड़ने से पहले, ताकि किसी भी कीमत पे विरोधी बचे ना। समझ गए? तो उसने जहर में बुझा हुआ खंजर फिरोज खिलजी के मार दिया और फिरोज खिलजी की हत्या कर दी। और ऐसे करके अब अगला शासक कौन बन जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी बन जाएगा। समझ गए? पता अलाउद्दीन खिलजी को इतनी जल्दी थी, समझ गए, जबकि वो काफी बूढ़ा था फिरोज खिलजी, दिल्ली सल्तनत का सबसे बूढ़ा शासक था फिरोज। समझ गए? उस समय में मर जाता, लेकिन उससे इतना भी सबर नहीं हुआ और उसने तुरंत हत्या कर दी और गद्दी छीन ली। समझ गए? चलो देखो, बोले ये फिरोज खिलजी था। देखो फिरोज खिलजी जरा बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। हाँ, एक बात और बतानी थी, फिरोज खिलजी के समय में ही क्या होगा, नवीन मुसलमानों का उदय होगा। नवीन मुसलमान जानते हो कौन थे? नवीन मुसलमानों का उदय होगा, नवीन मुसलमानों का। अब ये नवीन मुसलमान कौन थे? देखो ध्यान दो, एक शासक था जिसका नाम था हलाकू खान। क्या नाम था? मंगोल शासक था। कौन था? मंगोल शासक। मंगोलों का नेता समझ लो इसे, मंगोलों का नेता जिसका नाम था हलाकू खां। क्या नाम था? हलाकू खां। सही है? तो एक मंगोल नेता था जिसका नाम था हलाकू खां। इस हलाकू खां के नेतृत्व में फिरोज के समय में, फिरोज के शासन काल में लगभग 4000 मंगोल क्या करेंगे? इस्लाम धर्म को स्वीकार करेंगे। किसे स्वीकार करेंगे? इस्लाम धर्म को स्वीकार करेंगे। और दिल्ली के निकट एक स्थान है मुगलपुरा। कौन सा स्थान है? मुगलपुरा। इस मुगलपुरा में बस जाएंगे। कहाँ बस जाएंगे? मुगलपुरा में। और यही नवीन मुसलमान कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? नवीन मुसलमान। क्वेश्चन पेपर में आया हुआ, नवीन मुसलमानों का उदय किसके शासन काल में हुआ था? तो फिरोज खिलजी के शासन काल में। किसके शासन काल में? नवीन मुसलमान कौन थे? तो मैंने बताया, मंगोल नेता हलाकू खां के नेतृत्व में लगभग 4000 मंगोल इस्लाम धर्म को स्वीकार करते हैं।
और दिल्ली के निकट मुगलपुरा में बस जाते हैं। और यही लोग क्या कहलाएंगे? नवीन मुसलमान कहलाएंगे। ठीक है? सर ये कैसे हैं? नवीन मुसलमान सर ये कैसे नवीन का मतलब नए। नवीन का मतलब नहीं पता था? सर पता आप तो नए मुसलमान बनेंगे ना, इसलिए। चलो लिखो अब लिखो तुम। खिलजी फिरोज के बारे में मैंने बता दिया तुम्हें सारा, बस फिरोज से इतना ही आता है पेपर में। चलो लिखो, बोले यहाँ से स्टार्ट किया था, हेडिंग कुछ नहीं डालनी, पहले ऐसे ही लिखो। खिलजी वंश के शासक अफगानिस्तान में हेलमंद नदी के तट के निवासी थे। खिलजी वंश के शासक अफगानिस्तान में हेलमंद नदी के तट के निवासी थे। हेलमंद नदी के तट के निवासी थे जो खिलजा जनजाति से संबंधित थे। खिलजा जनजाति से संबंधित थे और स्वयं को खिलजी कहलवाते थे। क्या चीज सर जी? जनजाति से? खिलजा जनजाति से संबंधित थे और स्वयं को खिलजी कहलवाते थे। बोलने की तालीम नहीं, बोल करके नहीं पा रहे सर। स्वयं को खिलजी कहलवाते थे। चलो अगला हेडिंग डाल दो नई लाइन से, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और इसका जो शासनकाल होगा वो 1290 से 1296 तक होगा। 1290 से 1296 तक, 6 साल का। मात्र 6 साल। लंबा शासनकाल नहीं था ना। अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या कर दी, चाचा सगा चाचा था उसका, समझ लो। बहुत कमजोर था, फोटो में दिख रहा है। बहुत दिल्ली सल्तनत का सबसे बूढ़ा शासक था फिरोज खिलजी। गर्दन तक तो मैं नहीं फिर भी मार दो चाहे। भैया ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हेडिंग डाल दो और उसका टाइम पीरियड डाल दो। 1290 से 1296 तक का शासनकाल होगा। सही है? चलो लिखो, बोले ये डाल दो फिरोज का सामान्य परिचय। हेडिंग डाल दो फिरोज का सामान्य परिचय। 2 फिरोज होंगे, एक फिरोज शाह तुगलक होगा, वो तुगलक वंश का शासक होगा। कहीं सोचो ये फिरोज, वो तो क्लियर हो जाएगा जब अगले पढ़ेंगे तो। ठीक है? फिरोज का सामान्य परिचय डाल दिया हेडिंग। देखो ये कैकूबाद के यहाँ नायब ए मुमालिक के पद पर नियुक्त था। ये कैकूबाद के यहाँ नायब ए मुमालिक के पद पर नियुक्त था। इसने गुलाम वंश के अंतिम शासक, गुलाम वंश के अंतिम शासक कैमूर्स की हत्या करके, गुलाम वंश के अंतिम शासक कैमूर्स की हत्या करके 1296 ईस्वी में, 1290 ईस्वी में, 1290 ईस्वी में सर अंतिम शासक गुलाम वंश के अंतिम शासक कैमूर्स की हत्या करके, ईस्वी 1290 ईस्वी में कैमूर्स की हत्या करके 1290 ईस्वी में दिल्ली में खिलजी वंश की नींव डाली। दिल्ली में खिलजी वंश की नींव डाली। दिल्ली में खिलजी वंश की नींव डाली। यह दिल्ली सल्तनत का सबसे उम्रदराज शासक था। यह दिल्ली सल्तनत का सबसे उम्रदराज शासक था। इसने दूसरों को प्रसन्न करने की नीति पर
शासन प्रारंभ किया। इसने दूसरों को प्रसन्न करने की नीति पर शासन प्रारंभ किया। दूसरों को प्रसन्न करने की नीति पर शासन प्रारंभ किया और गद्दी पर बैठने के पश्चात उलेमा वर्ग के अस्तित्व को समाप्त कर दिया। और गद्दी पर बैठने के पश्चात उलेमा वर्ग के अस्तित्व को समाप्त कर दिया। ये सामने लिखा उलेमा वर्ग, देखो कहीं पे लिखा है, ये उलेमा वर्ग के अस्तित्व को समाप्त कर दिया। कर दिया। डालो अगला हेडिंग, सिद्दी मौला का विद्रोह। हेडिंग डालो, ये सिद्दी मौला लिखा हुआ, सिद्दी मौला का विद्रोह। अगला नई लाइन से हेडिंग डालो, सिद्दी मौला का विद्रोह। सिद्दी मौला का विद्रोह हेडिंग डाल दिया। लिखो डैश करके। भैया लिख भी लो या खाली शुरू कर। क्या हुआ? देख ले कॉपी से हो जाएगी। कुछ नहीं। सिद्दी मौला का विद्रोह हेडिंग डाल दिया और लिखो डैश करके बोले। देखो हिंदी ऐसे लिखो। देखो ईरान के एक धर्मगुरु सिद्दी मौला ने उलेमा वर्ग का अस्तित्व समाप्त होने के कारण 1292 ईस्वी में फिरोज के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 1292 ईस्वी में फिरोज के खिलाफ विद्रोह कर दिया। फिरोज के खिलाफ विद्रोह कर दिया। फिरोज ने इसके विद्रोह को दबा दिया और फिरोज ने इसके विद्रोह को दबा दिया और फिरोज ने इसके विद्रोह को दबा दिया और इसे हाथी के पैरों तले कुचलवाकर मार दिया। हाथी के पैरों तले कुचलवाकर मार दिया। हाथी के पैरों तले कुचलवाकर मार दिया। ठीक है, अगला हेड डाल दो, मलिक छज्जू का विद्रोह। इधर ध्यान दो, ऐसे करके लिखा जाएगा, मलिक छज्जू का विद्रोह। मलिक छज्जू का विद्रोह हेडिंग डाल दो, मलिक छज्जू का विद्रोह। तो मैंने बताया, देखो ये मलिक छज्जू जो था, ध्यान दो इधर, ये बलबन का भतीजा था। किसका भतीजा था? बलबन का भतीजा था। तो तुम्हें बताया ये गुलाम वंश से संबंधित था। क्यों? और फिरोज ने क्या किया था? गुलाम वंश का पतन किया था, कैमूर्स की हत्या की थी फिरोज ने। क्यों? तो मलिक छज्जू चाहता था सत्ता को पुनः हासिल करना, दोबारा वापस लेना चाहता था। इसी क्रम में मलिक छज्जू ने क्या किया? 1290 में जैसे ही फिरोज गद्दी पर बैठा, इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। फिरोज ने क्या किया? इसके विद्रोह को दबा दिया, लेकिन इसकी हत्या नहीं की। इसका एक विश्वास पात्र व्यक्ति था अरकली खां। कौन था? अरकली खां। उस अरकली खां की देखरेख में इसे मलिक छज्जू को भेज दिया इसने मुल्तान। कहाँ भेज दिया? मुल्तान, यानी कि मुल्तान में कैद करा दिया इसे। समझ गए? तो लिखो, मलिक छज्जू बलबन का भतीजा था। मलिक छज्जू बलबन का भतीजा था
मलिक छज्जू बलबन का भतीजा था, बलबन का भतीजा था। इसने 1290 ईस्वी में 1290 ईस्वी में इसने 1290 ईस्वी में फिरोज के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसने 1290 ईस्वी में फिरोज के खिलाफ विद्रोह कर दिया। फिरोज के खिलाफ विद्रोह कर दिया। फिरोज ने इसके विद्रोह को दबा दिया। फिरोज ने इसके विद्रोह को दबा दिया। फिरोज ने इसके विद्रोह को दबा दिया तथा अरकली खां की देखरेख में, इधर देखो, अरकली खां की देखरेख में मलिक छज्जू को मुल्तान भेज दिया। अरकली खां की देखरेख में मलिक छज्जू को मुल्तान भेज दिया। अरकली खां की देखरेख में मलिक छज्जू को मुल्तान भेज दिया। मुल्तान भेज दिया। मलिक छज्जू को मुल्तान भेज दिया। देख लिया। चलो अगला हेड डाल दो, देवगिरी का अभियान। देवगिरी का अभियान। देवगिरी महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? देवगिरी, ऐसे करके लिखा जाएगा। सर जी जी देवगिरी लिख रहे हैं। देवगिरी का अभियान। देवगिरी का अभियान, ये हेडिंग डालो। ठीक है, तो मैंने तुम्हें बताया देवगिरी के शासक थे रामचंद्र देव। कौन थे? रामचंद्र यादव या रामचंद्र देव नाम मिलता है। ठीक है, ये शासक थे। 1294 में फिरोज क्या करेगा? अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को भेजेगा। किसे भेजेगा? अलाउद्दीन खिलजी को भेजेगा। समझ गए? अब अलाउद्दीन खिलजी जाएगा, रामचंद्र यादव को पराजित कर देगा। रामचंद्र यादव को पराजित कर देगा। ठीक है, पराजित करने के बाद ये इस अभियान से जब वापस लौटेगा तो अब ये क्या करेगा? ये मैंने तुम्हें बता दिया कि भाई कड़ा मालिक को इलाहाबाद से बुलाएगा अपने चाचा को, और अपने सहयोगी इख्तियारुद्दीन की सहायता से क्या करेगा? हत्या कर देगा 1296 में, और गद्दी को हथिया लेगा। ठीक है, चलो लिखो, लिखो इस लिखो। क्या लिखा था? देवगिरी का अभियान। देखो, देवगिरी के शासक रामचंद्र, देखो देवगिरी के शासक रामचंद्र देव थे। देवगिरी के शासक रामचंद्र देव थे। इस अभियान पर 1294 ईस्वी में, इस अभियान पर 1294 ईस्वी में, इस अभियान पर 1294 ईस्वी में, 1294 ईस्वी में फिरोज ने अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को भेजा था। फिरोज ने अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को भेजा था। अलाउद्दीन खिलजी को भेजा था। देख लिया? अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को पराजित कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को पराजित कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को पराजित कर दिया। पराजित कर दिया। देख लिया? इस अभियान से वापस लौटते समय वापस लौटते समय
इस अभियान से वापस लौटते समय अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सहयोगी अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सहयोगी इख्तियारुद्दीन की सहायता से अपने सहयोगी इख्तियारुद्दीन की सहायता से, इधर लिखाइए देखो, इख्तियारुद्दीन की सहायता से अपने सहयोगी इख्तियारुद्दीन की सहायता से अपने सहयोगी इख्तियारुद्दीन की सहायता से इलाहाबाद के निकट कड़ा मानिकपुर में इलाहाबाद के निकट कड़ा मानिकपुर में, ये लिखा देखो, इलाहाबाद के निकट कड़ा मानिकपुर में, इलाहाबाद के निकट कड़ा मानिकपुर में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या 1296 ईस्वी में कर दी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या 1296 ईस्वी में कर दी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या 1296 ईस्वी में कर दी। 1296 ईस्वी में कर दी। ठीक लिख लिया भाई। फिरोज ने हत्या की कैमूर्स की, फिरोज की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी। क्यों? मतलब ये बीमारी से मरेगा। अलाउद्दीन खिलजी की हत्या नहीं करेगा कोई, ये बहुत कम एज में ही बीमारी से मर जाएगा। चलो लिखो, लिख लिया? हाँ, अगला हेड डालो, नवीन मुसलमानों का उदय। चित्तौड़ के शासक का जो दोस्त था राणा रतन सिंह, राजा रतन सिंह, राणा रतन सिंह, राणा रतन सिंह उनका यही दोस्त था अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी दोस्त नहीं था राणा रतन सिंह का। ठीक है, राणा रतन सिंह से अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध होगा, मेवाड़ का युद्ध, चित्तौड़ का युद्ध जिसे बोला जाता है। ठीक है, बताएंगे उसके बारे में भी। पहले लिखो, अभी अलाउद्दीन खिलजी पढ़ाएंगे ना। हेडिंग डालो, नवीन मुसलमानों का उदय। नवीन मुसलमानों का उदय लिखो डैश करके। देखो, मंगोल नेता हलाकू खां के नेतृत्व में, देखो, मंगोल नेता हलाकू खां के नेतृत्व में, मंगोल नेता हलाकू खां के नेतृत्व में, मंगोल नेता हलाकू खां के नेतृत्व में लगभग 4000 मंगोलों ने, लगभग 4000 मंगोलों ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया। लगभग 4000 मंगोलों ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया और दिल्ली के निकट मुगलपुरा में बस गए। दिल्ली के निकट मुगलपुरा में बस गए। यही नवीन मुसलमान कहलाए। यही नवीन मुसलमान कहलाए। यही नवीन मुसलमान कहलाए। नवीन मुसलमान कहलाए। यही नवीन मुसलमान कहलाए। नवीन मुसलमान कहलाए। लिख लिया? सर, ये मुसलमान धर्म मतलब अपनाने से पहले तो ये मंगोल कौन से धर्म से थे? मंगोल देखो, मैं बताऊं, उधर तिब्बत में अधिकतर इस समय बौद्ध धर्म चलता था। ठीक है, और ऐसा होता है, देखो मैं बताऊं, ध्यान दो, इधर बात बंद करो। उस समय कुछ जनजातियां ऐसी थी जो किसी भी धर्म को नहीं मानती थी। बर्बर जनजातियां थी, जंगली जनजातियां थी, बिल्कुल उन्हें किसी भी धर्म से कोई मतलब नहीं था। तो ऐसे ही मंगोल थे। ठीक है, हालांकि चीन और तिब्बत में बौद्ध धर्म उस समय फैला हुआ था काफी। ठीक है, लेकिन ये लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते। समझ गए? ये किसी भी धर्म को मानने वाले लोग नहीं थे। ठीक है, चंगेज खान वो भी मंगोल में ही है ना? चंगेज खान भी मंगोल था। ठीक है, चंगेज खान भी कौन था?
मंगोल था। चलो बात बंद करो, लिखो, लिख लिया। नवीन मुसलमान कौन है? हो गया। इसके बारे में पढ़ा जाएगा, बढ़वा दी। विश्व इतिहास में पढ़ा जाएगा। तो 1296 में फिरोज की मृत्यु हो गई, ठीक है। फिरोज के बाद अगला शासक कौन बनेगा? अलाउद्दीन खिलजी। चलो डालो अगला हेडिंग, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे अब। अलाउद्दीन खिलजी हेडिंग डालते हैं। चलो बात बंद करो, डालो अलाउद्दीन खिलजी, डाल दिया। तो 1296 से 1316 तक गद्दी पर बैठेगा अलाउद्दीन खिलजी। 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक गद्दी पर कौन रहेगा? अलाउद्दीन खिलजी रहेगा, ठीक है। चलो डालो हेडिंग, अलाउद्दीन खिलजी का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय। चलो डाल दिया सामान्य परिचय, समझो। देखो जो एके था, एके अलाउद्दीन खिलजी, इस एके का जो जन्म है, इसका जन्म होगा 1266 या 67 में। 1266 या 67 में मिलता है इसके जन्म का उल्लेख, ठीक है। और इसका जन्म होता कहाँ है अगर पूछ लिया जाए तो इसका जन्म होता है लखनौती में। कहाँ पर होता है? लखनौती। लखनौती ये बंगाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बंगाल में। लखनौती बंगाल में इसका जन्म हुआ था, ठीक है। फिर पूछा जाएगा इसके पिता का नाम क्या था, तो इसके जो पिता का नाम था सिहाबुद्दीन खिलजी था। पिता का नाम क्या था? सिहाबुद्दीन खिलजी। सिहाबुद्दीन खिलजी, इसके पिता का नाम था सिहाबुद्दीन खिलजी, ठीक है। और इसके बचपन का नाम अगर पूछे, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम, तो इसके बचपन का नाम क्या था बताओ? बचपन का नाम, तो इसके बचपन का नाम था अली और या गुरशास्प। अली तथा गुरशास्प। अली तथा गुरशास्प इसके बचपन का नाम था, ठीक है। बचपन में ही इसके पिता सिहाबुद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। एके के बचपन में ही पिता की हो गई मृत्यु। तो इसका जो पालन पोषण था, इसका पालन पोषण इसके चाचा फिरोज खिलजी ने किया। पालन पोषण किसने किया? चाचा ने। और चाचा कौन था? फिरोज खिलजी। समझ गए? बचपन में ही इसके पिता की मृत्यु हो गई, इसका पालन पोषण इसके चाचा फिरोज खिलजी ने किया, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया। बाद में 1296 ईस्वी में इसने अपने चाचा की हत्या कर दी और गद्दी पर बैठ गया। इसने अपना राज्याभिषेक बलबन के लाल महल में करवाया। कहाँ करवाया? बलबन के लाल महल में। बलबन के लाल महल में इसका राज्याभिषेक होगा, ठीक है। बलबन के लाल महल में, ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी का भी लाल महल में हुआ, बलबन का भी लाल महल में हुआ। बलबन ने ही लाल महल का निर्माण करवाया था दिल्ली में। बताया था नहीं बताया था मैंने? कल वाली क्लास में बताया था शायद, ठीक है। चलो लिखो, पहले इतना लिखो, बोले डाल दो एके का सामान्य परिचय और डैश करके लिखो एके का जन्म। देखो एके का जन्म, एके का जन्म 1266-67 में, 1266-67 में
देखो एके का जन्म 1266 में लखनौती बंगाल में हुआ था। अब बार बार के अलाउद्दीन खिलजी लिखोगे, यही लिख लो एके सीधे शॉर्ट में, ठीक है। लखनौती बंगाल में हुआ था। इसके पिता का नाम शिहाबुद्दीन खिलजी था। इसके पिता का नाम शिहाबुद्दीन खिलजी था। इधर देख के लिख लेना, शिहाबुद्दीन खिलजी था। वह इसके बचपन का नाम अली तथा गुरशास्प था। अली तथा गुरशास्प था। सामने लिखा देखो, कहाँ पे? ये लिखा अली तथा गुरशास्प था। अली तथा गुरशास्प था। बचपन में ही इसके पिता की मृत्यु हो गई। ले जल्दी हो। बचपन में ही इसके पिता का नाम अली तथा गुरशास्प था। बचपन में ही इसके पिता की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात इसका पालन पोषण इसके चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। इसका पालन पोषण इसके चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। 1296 ईस्वी में ये अपने चाचा की हत्या करके 1296 ईस्वी में ये अपने चाचा की हत्या करके 1296 ईस्वी में ये अपने चाचा की हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा। दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसका राज्याभिषेक बलबन के लाल महल में हुआ था। इसका राज्याभिषेक बलबन के लाल महल में हुआ था। बलबन के लाल महल में हुआ था। देख लिया। अगला हैंड डाल दो। एके की उपाधियां। एके की उपाधियां। डिस्टर्ब कर रहे थे। बात मत करो, ध्यान दो। आप बोल रहे उससे पहले जो बता रहे तो आपका नहीं पा रहे, इनका जो बहुत गड़बड़ हो जाते हैं। हैंड डालो, उपाधियां डाल दिया। अब देखो, ध्यान दो। जो अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी निरंकुश प्रवृत्ति का जनता हितैषी शासक था। मतलब जनता के लिए बहुत सारे काम करेगा, जनता के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन इसके दिमाग में जो आ जाएगी करेगा वही। निरंकुश प्रवृत्ति का था। निरंकुश का मतलब जानते हो, जो ठीक लग गया वही करना है, ऐसे किसी की नहीं सुनना है, लेकिन जनता के हित में बहुत सारे कार्य करता है। इसीलिए ये जनता हितैषी निरंकुश प्रवृत्ति का शासक था। और सिकंदर को अपना आदर्श मानता था। किसे मानता था? ये सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनना चाहता था। समझ गए? जैसे सिकंदर था, सिकंदर भी विश्व विजेता बनना चाहता था, ऐसे ही अलाउद्दीन खिलजी भी विश्व विजेता बनना चाहता था, पर बन नहीं पाया। इसीलिए इसने क्या किया? सिकंदर को अपना आदर्श मानता था, तो इसने सिकंदर ए सानी या सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की। अगर पूछा जाए दिल्ली सल्तनत में सिकंदर द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी को। सिकंदर ए सानी के नाम से किसे जाना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। लिखो, पहले इतना लिखो, बोले लिखो। अलाउद्दीन खिलजी जनता हितैषी एक निरंकुश प्रवृत्ति का शासक था। एके जनता हितैषी एक निरंकुश प्रवृत्ति का शासक था। जनता हितैषी निरंकुश प्रवृत्ति का शासक था और सिकंदर को अपना आदर्श मानता था।
सिकंदर को अपना आदर्श मानता था, सिकंदर को अपना आदर्श मानता था। इसीलिए इसने सिकंदर ए सानी सिकंदर द्वितीय विश्व का सुल्तान की उपाधियां धारण की। ये सामने लिखी है, देखो, सिकंदर ए सानी सिकंदर द्वितीय विश्व का सुल्तान की उपाधियां धारण की, क्योंकि भाई सिकंदर भी तो विश्व विजेता था, हाँ नहीं था? तो ऐसे ये भी विश्व विजेता बनना चाहता था। सिकंदर ए सानी सिकंदर द्वितीय विश्व का सुल्तान की उपाधियां धारण की, ठीक है। अब देखो अगले, ध्यान दो, ये उपाधियां धारण करने के बाद अमीर खुसरो जो थे, अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो कौन? ये यूपी में जो तुम्हारा क्या है, पटियाली कासगंज, यही तो जन्म हुआ था इनका। तो अमीर खुसरो ने इसे कई नामों से पुकारा है, ठीक है। अमीर खुसरो ने इसे, ध्यान दो, अमीर खुसरो ने इसे युग का मोती, युग का निर्माणकर्ता, जनता का चरवाहा आदि उपाधियां दी हैं, ठीक है। ये सब उपाधियां दी हैं, क्यों दी हैं? क्योंकि ये जनता के हित में सोचता था, जनता इसके समय में बहुत संपन्न थी, सुखी थी, ठीक है। इसीलिए अमीर खुसरो ने ये सब इसे बोला है, युग का मोती, युग का निर्माणकर्ता, जनता का चरवाहा। तो नई लाइन से लिखो, अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को, अमीर खुसरो ने एके को युग का निर्माणकर्ता, युग का मोती और युग का निर्माणकर्ता, युग का मोती और जनता का चरवाहा की उपाधियां दी हैं, जनता का चरवाहा की उपाधियां दी हैं, जनता का चरवाहा की उपाधियां दी हैं, जनता का चरवाहा की उपाधियां दी हैं। लिख लिया? ध्यान दो, देखो, आप कल नोटिफिकेशन आया पुलिस की वैकेंसी का, पता है तुम्हें? नहीं पता? तो इसलिए मेहनत से पढ़ो, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? पुलिस में लगना ही नहीं है, उम्र निकल गई, क्यों? 22 मार्क का हमारी 3 साल की छूट रहती है ना ओबीसी वालों के लिए, 3 साल खासा जनरल वालों के लिए EWS बनवा लो, उससे खासा हाइट नहीं है। सभी एक मतलब इंच नहीं, जो भी जनरल में है वो EWS बनवा लेगा, तो उसे उम्र में भी छूट मिलेगी, ठीक है। हाइट में कोई प्रकार नहीं सर, जी तो हाइट में छूट नहीं मिलती है। फिलहाल देखो, लड़कियां भी उसमें डाल सकती हैं, ठीक है, ध्यान रखना। इसलिए जिसकी भी एज फंस रही हो वो उसमें फॉर्म भरना जरूरी है। क्या होगा? तुम्हारी 16 साल है, तुम्हारा नहीं पड़ेगा, 18 होनी चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, जिसकी एज फंस रही है वो तो डालेगा। और तैयारी करो, ठीक है, ध्यान बात मत करो, मेहनत से तैयारी कर लो, मौका आई है तुम्हारे लिए। जीडी की वैकेंसी आई हुई है, पुलिस की वैकेंसी, होमगार्ड की वैकेंसी, SI की वैकेंसी, और बताओ कितनी वैकेंसी चाहिए? या चलो अगला हेड डालो, प्रशासनिक सुधार हेडिंग डालो जल्दी। अब देखो, अलाउद्दीन खिलजी जैसे ही गद्दी पर बैठेगा, ध्यान दो इधर,
ये एक के जैसे ही गद्दी पर बैठेगा तो ये साम्राज्य में बहुत सारे प्रशासनिक सुधार करेगा। समझ गए? प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करेगा सबसे पहले, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था फिरोज खिलजी की जो शासन करने की नीति थी वो लचीली थी बहुत, तो उसके समय में और पिछली शासन व्यवस्थाओं में बहुत सारा भ्रष्टाचार फैला हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी इसके प्रति सख्त रुख अपनाएगा और बहुत सारे प्रशासनिक सुधार करेगा पहले साम्राज्य में। समझ गए? तो डालो हेडिंग प्रशासनिक सुधार, डाल दिया। आप देखो ध्यान दो, प्रशासनिक सुधार में लिख लो, एक मिनट बोले नहीं देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य में सुधार करने के लिए, अपने साम्राज्य में सुधार करने के लिए तथा शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, तथा शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई प्रशासनिक सुधार किए, कई प्रशासनिक सुधार किए। कई प्रशासनिक सुधार किए। तो डालो सबसे पहला नंबर हेडिंग सैनिक सुधार, नंबर 1 सैनिक सुधार। देखो सबसे पहले सैनिक सुधार ही करना पड़ेगा, तभी तो भाई जब सेना मजबूत होगी तभी तो तुम व्यवस्थाएं लागू करोगे। क्यों? सैनिक सुधार नंबर 1 हेडिंग डालो सैनिक सुधार, डाल दिया। तो देखो ध्यान दोगे इधर, अब अलाउद्दीन खिलजी सैनिक सुधार में क्या करेगा? सैनिक सुधार में अलाउद्दीन खिलजी सबसे पहले तो जो सेना होगी, सेना में योग्यता के आधार पर भर्ती करना प्रारंभ करेगा। योग्यता के आधार में जानते हो, मतलब लंबाई चौड़ाई ठीक हो, दौड़ पा रहा है व्यक्ति, लड़ पाएगा, तलवार चलाना आती है, घुड़सवारी आती है, ये सारी योग्यताएं होंगी। ठीक है, ये सारे परीक्षण होंगे तब भर्तियां होंगी। समझ गए? तो पहला काम सैनिक सुधार में क्या करेगा? योग्यता के आधार पर भर्ती करेगा। दूसरा सुधार क्या करेगा? दूसरा सुधार ये करेगा, सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा प्रारंभ करेगा। ऐसा करने वाला दिल्ली सल्तनत का यह पहला शासक होगा। हुलिया जानते हो? सैनिक, प्रत्येक सैनिक का बायोडाटा बनेगा, उसका नाम लिखा जाएगा, उसकी लंबाई, उसका वजन, वो रंग कैसा था, गेहुआ, गोरा, काला, इस तरह से सब। ठीक है, वर्थ मार्क होते हैं, जैसे कोई निशान, पहचान चिन्ह लिखवाएगा, ताकि ये पता रहे कि ये हमारा सैनिक है। नहीं तो ऐसे दूसरी सेना के लोग या विद्रोही आके सेना में सम्मिलित हो जाते थे, पता ही नहीं चलते थे और युद्ध हरवा देते थे वो। इसीलिए यह व्यवस्था करेगा। उससे जब सब सारे सैनिकों का बायोडाटा होगा, रजिस्टर होगा, उसे पता होगा कि इसके दाएं हाथ पे यहाँ पर कोई निशान है, पहचान बना देगा। लंबाई उसकी नपी हुई होगी, वजन तुला हुआ होगा, रंग उसका पता होगा, बाल घुंघराले थे, काले थे, लंबे थे, कैसे थे, ऐसे करके पूरी जानकारी लिखवाना स्टार्ट कर देगा, जिससे सैनिकों की विद्रोही गतिविधियों को रोका जा सके। ठीक है, उसके बाद अगला काम क्या करेगा? सैनिकों को नगद वेतन देने की व्यवस्था करेगा। सैनिकों को नगद वेतन देगा, जिससे सेना क्या हो जाए, जो उसके साथ युद्ध लड़े। अब मान लो वेतन मिल नहीं रहा है तो कुछ सैनिक गायब हो जाएंगे, युद्ध में लड़ने जाएंगे, इधर उधर छप जाएंगे। क्यों? हत्या हो जाती थी तो उनके लिए व्यवस्थाएं की गई थी। मतलब पेंशन की व्यवस्था तो पहले से ही लागू थी, मैंने तुम्हें बताया। भूमि का टुकड़ा उकड़ा उनके घर वालों को दिया जाता था, जमीन दी जाती थी। ठीक है, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके आराम से। ये सारी व्यवस्थाएं थी उस समय। तो देखो ध्यान दो, योग्यता के आधार पर भर्ती करेगा, सैनिकों का हुलिया लिखना प्रारंभ करवाएगा, नगद वेतन की व्यवस्था करेगा। उसके बाद घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ करवाएगा। घोड़ों को दागने की प्रथा जानते हो क्या थी? जैसे तुमने अभी देखा होगा रोड पे जो सांड वगैरह टहलते होते हैं, तो उनके पीछे देखना, तो एक ठप्पा लगा हुआ होता है, जला दिया जाता है उतना भी।
कान पे टैग वो तो अब लगाने लगे, पहले जलाते थे, एक गोल गोल ठप्पा बना हुआ होता था, उतने बीच के उनके बाल गायब होते थे, देखे होंगे तुमने घूमते हुए, देखे? तुमने नहीं देखा, हमको बता रहे हैं ना। नंबर उसको लेकर होते हैं। हाँ, वो पीछे उसके बना दिया जाता था, पहचान की ये सरकारी है, मोहर लगा दी हुआ, ये मेरा समझ गए? तो वो जलाया जाता था उतना भी। तो ये क्या करता था, अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने की प्रथा, एक कोई विशेष आकृति का चिन्ह लिया, जैसे मान लो गोल टाइप का, उसे गर्म करके उसकी पीठ पे लगा दिया पीछे, तो उससे पता चल जाएगा, वो निशान उसके बन जाएगा, वो निशान कभी जाएगा नहीं, और उससे यह पता रहेगा ये अलाउद्दीन खिलजी का घोड़ा है। नहीं तो पहले क्या होता था, साम्राज्य में घोड़ों की चोरी बहुत होती थी भाई, जिसके पास जितने ज्यादा घोड़े होते थे वो उतना शक्तिशाली माना जाता था। अब साम्राज्य में घोड़ों की चोरी होती थी, लोग सरकारी घोड़े सैनिक ही ले जाते थे और बेच देते थे, अच्छा बनने की लोग चुरा ले जाते थे, तो पहचान ही नहीं होती थी ये सरकार का सरकारी घोड़ा है या इसका है। तो जब अब घोड़ों को दागने की प्रथा लग गई, चालू हो गई, तो अब घोड़ा कहीं भी घूमे, वो सरकारी घोड़ा है, सबको पता, उसे कोई चुरा नहीं सकता था, क्योंकि पता था कि अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही क्रूर प्रवृत्ति का व्यक्ति है, अगर उसने पकड़ लिया तो मार देगा वो जान से, समझ गए? इसीलिए घोड़ों की चोरी पर रोक लगाने के लिए घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की गई, घोड़ों को दागा जाता था। और ये सब कार्य करने वाला अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था, इससे पहले ये प्रथाएं किसी ने प्रारंभ नहीं की। चलो लिखो, बोले ले वो हेड डाल दो, सैनिक सुधार, और डैश करके ले वो। इसके अंतर्गत एके ने सैनिकों की भर्ती योग्यता के आधार पर करना प्रारंभ की। एके ने सैनिकों की भर्ती योग्यता के आधार पर करना प्रारंभ की, योग्यता के आधार पर करना प्रारंभ की। तथा सैनिकों का हुलिया लिखना व घोड़ों को दागने की प्रथा और सैनिकों के लिए नगद वेतन की व्यवस्था प्रारंभ की, नगद वेतन की व्यवस्था प्रारंभ की। नगद वेतन की व्यवस्था प्रारंभ की। ऐसा करने वाला ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था। ऐसा करने वाला ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था। ऐसा करने वाला ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था, प्रथम शासक था। लिख लिया? चलो अगला हेड डाल दो, गुप्तचर व्यवस्था। अब ये क्या करेगा भैया, देखो, षड्यंत्रकारी गतिविधियों को रोकने के लिए, चोरी को रोकने के लिए, डकैती को रोकने के लिए, ठीक है, गुप्तचर व्यवस्था, गुप्तचरों की नियुक्ति करेगा। किसकी नियुक्ति करेगा? गुप्तचरों की। और गुप्तचर को दिल्ली सल्तनत में वरीद बोला जाता था। क्या बोला जाता था? वरीद बोला जाता था। बताया था नहीं बताया था मैंने? अच्छा तुम बताओ, एक गुप्तचर विभाग बनाया था, किसने बनाया था? बलबन ने। उस गुप्तचर विभाग का नाम क्या था? दीवान ए वरीद। दीवान ए वरीद। बताया था नहीं बताया था मैंने? ये भी गुप्तचर व्यवस्था को लागू करेगा। तो डालो आईडी गुप्तचर व्यवस्था। देखो, साम्राज्य में विद्रोह, षड्यंत्रकारी गतिविधियों, विद्रोह, देखो, साम्राज्य में विद्रोह, षड्यंत्रकारी गतिविधियों, चोरी डकैती आदि पर रोक लगाने के लिए एके ने गुप्तचर व्यवस्था प्रारंभ की। एके ने
गुप्तचर व्यवस्था प्रारंभ की। आज की सीबीआई, क्या हुआ? आज की सीबीआई, आज भी सीबीआई, हाँ, आज सीबीआई समझ लो, बिल्कुल सही है। सीबीआई ही तो है भाई, गुप्तचर जासूस। सीबीआई तो जासूसी करती है। सीबीआई रजिस्टर पे सभी के साइन हो गए हैं? नहीं सर, मुझे नहीं हुआ। हैं? अभी किसी के नहीं हुए। अभी किसी के नहीं हुए? नहीं सर, हो गए। अभी किसी के नहीं हुए? हो गए? हमारे नहीं हुए। चलो अगला हेडिंग डाल दो, बाजार नियंत्रण प्रणाली। क्या चीज चल रही? अगला हेडिंग डालो, बाजार नियंत्रण प्रणाली। बाजार नियंत्रण प्रणाली अगर कोई महंगा बेचे सामान, डाल दिया हेडिंग। अब देखो, अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे बड़ी समस्या थी, बाजार में बहुत भ्रष्टाचार था। समझ रहे हो? बाजार में बहुत ही अधिक भ्रष्टाचार था। अब उस भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाए, ये बड़ी चुनौती थी। क्योंकि बाजार में जो व्यापारी होते थे वो क्या करते थे, अपने मनमाने रेटों पे सामान बेचते थे। तो आम जनता को इससे समस्याएं होती थी। बाजार में जुआ प्रचलित था, शराब बिक रही थी बहुत, ठीक है, धोखाधड़ी बहुत प्रचलित थी। समझ गए? तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करेगा, जब बात बंद करो। अलाउद्दीन खिलजी सख्ती से बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू करेगा और इसके तहत अलाउद्दीन खिलजी पता क्या करेगा, आदेश जारी कर देगा, यदि कोई भी व्यक्ति कम तौलते हुए पाया जाए तो वो जितना कम तौले उतना ही उसके शरीर से मांस निकाल लिया जाए। समझ गए? अब तुम समझ लो, ये एक व्यक्ति के साथ ये घटना हुई होगी तो सारे लोग डर गए होंगे। उन्होंने सोचा होगा 250 ग्राम भी कम तोला तो 250 ग्राम मांस निकाल लेगा अलाउद्दीन। लेकिन ज्यादा तोल दे तो ऐसे करके उसने क्या किया, बहुत ही सख्ती से बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया। बाजार में वस्तुओं के रेटों की रेट लिस्ट जारी कर दी उसने बोल दिया ये सरकारी दाम है वस्तुओं के। अरे प्रेमपाल सर तो आज बहुत सामान लेकर आ गए। अरे सब्जी चाय लेकर आ मौसा लेके तो आए हैं। सुनो, तो अलाउद्दीन खिलजी ने पता क्या किया, वस्तुओं के सरकारी रेट निर्धारित कर दिए। मतलब जैसे मान लो चावल अगर 10 रुपए किलो है तो जनता को 10 रुपए किलो ही मिलेगा। अगर इससे ज्यादा रेट पे कोई लेगा तो उसे तुरंत सजा मिलेगी। और बाजार में गुप्तचर घूमेंगे। कौन घूमेंगे? गुप्तचर घूमेंगे और वो शांति से बाजार का जायजा लेंगे। जैसे किसी दुकान पे गया आम आदमी बन के, उसने कहा हाँ भाई बताओ गेहूं क्या रेट है, तो अगर उसने बढ़ती बताया तो तुरंत सिपाही बुला के उसे उठवा दिया। या फिर कोई व्यक्ति जो बाजार से सामान लेके आ रहे हैं उन्हें रोक लिया, उनसे बातचीत किया कि हाँ भाई बताओ ठीक हो? उन्होंने हाँ ठीक है। क्या लेके आए हो? उन्होंने सब्जी या कोई भी चीज दालें लेकर आए। क्या भाव दी दाल? तो अगर सरकारी रेट की लिस्ट है उसके पास, मान लो दाल 100 रुपए किलो है और उसने कहा कि 120 रुपए किलो दी है, तो उसने कहा चलो किसने दी बताओ, गए उसे पकड़ लिया तुरंत। तो ऐसे करके उसने सख्ती से बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया और बाजार को सफल बना दिया। समझ गए? तो लिखो, बोले जल्दी लिख लो जल्दी। प्रेमपाल सर इन लोगों को थोड़ा पीछे तक बढ़वा देना। अनुराग तुम वहां बैठ जाना, थोड़े लोग हटके उधर बैठ जाना, ठीक है? तब फोटो खींचना। पहले फोटो खींच लेते, लेट हो जाओगे नहीं। बंदा भी जल्दी समोसे बन गए फिर कोई नहीं लेके आओ। चलो लिखो लिखो, कोई दिक्कत नहीं। आज न्यू ईयर है, ठीक है? तो उसमें प्रेमपाल सर पार्टी दे रहे हैं, आप आराम से उसको एंजॉय कर सकते हो। चलो लिखवा दो, बताओ। अभी वैसे 5 मिनट है लगभग, 5 मिनट लिखवा दूंगा 5 मिनट में इतना सब कुछ, ठीक है? बाजार नियंत्रण प्रणाली लिखवा दो। बाजार नियंत्रण प्रणाली हेडिंग डाल दो और डैश करके लिखना स्टार्ट करो। बोले देखो, हेडिंग डालो बाजार नियंत्रण प्रणाली, डाल दिया? अरे सर हमने वही दिया। चलो लिखो। एक साइड कर देना।
5 मिनट है ना अभी, लिखो जल्दी, बोले। जी सर। देखो इसके अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने, इसके अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार में फैले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, बाजार में फैले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए तथा जुए, शराब आदि पर प्रतिबंध लगाने के लिए, बाजार में फैले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए तथा जुए, शराब आदि पर प्रतिबंध लगाने के लिए, आदि पर प्रतिबंध लगाने के लिए, जुए, शराब आदि पर प्रतिबंध लगाने के लिए सख्त कानून बनाए, सख्त कानून बनाए, जिसके तहत शरीर से मांस निकाल लेने का आदेश जारी किया, जिसके तहत शरीर से मांस निकाल लेने का आदेश जारी किया, जिसके तहत शरीर से मांस निकाल लेने का आदेश जारी किया, मांस निकाल लेने का आदेश जारी किया। और इस प्रकार बाजार से भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया, बाजार से भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया, बाजार से भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया, लिख लिया, बाजार से भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया। दिल्ली सल्तनत में सबसे सफल बाजार प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू की गई, सबसे सफल बाजार प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू की गई, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू की गई। दिल्ली सल्तनत में सबसे सफल बाजार प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू की गई, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू की गई। ठीक, बाजार नियंत्रण प्रणाली हो गई। अगला हेड डाल दो, अलाउद्दीन खिलजी के अभियान, अलाउद्दीन खिलजी के अभियान, अलाउद्दीन खिलजी के अभियान। जी सर। प्रेमपाल सर के फोटो खींचो जल्दी, टाइम हो गया ना। प्रेमपाल सर चाय और समोसे क्यों? अबे निकलेंगे यार। हो गया। अब अलाउद्दीन खिलजी के अभियान कल पढ़ा के तुम्हें और इसकी थोड़ी स्थापत्य कला के बारे में बता के ये एक का चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल तुम्हारा, इसकी वजह से कल मैं तुम्हारा पता क्या स्टार्ट कर दूंगा। खिलजी वंश के बाद अगला वंश कौन सा था? तुगलक वंश स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा वंश स्टार्ट हो जाएगा? तुगलक। सही से बैठ जाओ अनुराग, को बीच वाली कुर्सी पे जाओ, वहां पे बैठो, जल्दी बैठ जाओ, वहां पे बैठ जाओ, इसी पे बैठ जाओ, इसी पे आए बैठो, जल्दी बैठो। और ये तुम लोग समोसा खाने भी लगे? सबर नहीं है बिल्कुल। क्यों? प्रेमपाल सर वो लगा दिया, ठीक है। प्रदीप सर ने बोला था कि वो उसे लगा देना यार, मैंने चलो ठीक है लगवा बोर्ड। हाँ यार, एक बोर्ड यहाँ लग जाए इस दीवार पे, इसके नीचे से तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये सब लिखवा दो, मतलब दिखता नहीं है, दूर वाले को तो दिखता नहीं है, दूर वाले को दिखता नहीं है। सर ये कहना कि ये बोर्ड और अरे ये हिलता बहुत, इस पे लिखने में बहुत दिक्कत होती है, तभी तो मैं ज्यादातर बोल के बस समझाता हूँ तुम्हें, इसीलिए। नहीं तो लिख के समझाने में अच्छा लगता है ना।
कहाँ जाओगे? रुक जाओ, फोटो खींच जाने दो। हो गया? हो गया? रुको रुको, एक मिनट रुको। देखो ये टाइम हो गया पूरा। हाँ हो गया। एक सेकंड ज्यादा ही है। चलो इसे रोको, वीडियो को रोको, वीडियो को रोको। मेरा भी ऐसे सेम, रुक जाओ।